ध्यान से सुनो। जिस वक्त तुम नहीं पढ़ रहे हो उस वक्त कोई ना कोई तो ज़रूर पढ़ रहा होगा, और जिस वक्त वो तुमसे मिलेगा वो तुमसे जीत जाएगा। इसलिए आप अपनी राय बदलिए और पढ़िए ताकि आप उससे जीत सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदिति यादव। स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी चैनल में। हम आज बायो के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज करिए, मेरे कहने पर पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद पढ़िए और उसका आंसर खुद लगाइए। मान लीजिए इसका आंसर सेकंड है, आप लोगों ने लगा दिया और वीडियो को फिर आपने ओपन की, मतलब कि चालू किया, फिर देखा इसका आंसर। ऐसे करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर केवल वीडियो देखेंगे और आप अपने मन से दिमाग से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए, फिर वीडियो को देखिए, तो इससे आपको बहुत डबल बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए, मॉस में युग्मकोद्भिद जीवन चक्र की प्रथम अवस्था प्रोटोनीमा होती है। राइट, जो मॉस में युग्मकोद्भिद होती है उसके जीवन चक्र की प्रथम अवस्था प्रोटोनीमा है। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। बीजाणु कैप्सूल से उत्पन्न होते हैं और प्रोटोनीमा बीजाणुओं से सीधे ही विकसित हो जाता है, मतलब डायरेक्टली विकसित हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही। अब बात आती है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये कैसे देखें। तो देखिए, पहले ये जो हमारा रीज़न है, रीज़न को पढ़िए। बीजाणु कैप्सूल से उत्पन्न होते हैं और प्रोटोनीमा बीजाणुओं से सीधे ही विकसित होते हैं। अब यहाँ पे लगाइए इसलिए लगाइए और इस क्वेश्चन जो असर्शन है उसे पढ़िए। इसलिए मॉस में युग्मकोद्भिद जीवन चक्र की प्रथम अवस्था है, इसलिए फिट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा। इसलिए हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। राइट, ये देखिए, सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है। ये जो सेलुलोज है ना, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। सेलुलोज आयोडीन के साथ नीला रंग नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। और इसकी जगह पे अगर स्टार्च होता तो स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, जो हमने देखा होगा आलू के साथ। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उसमें जो वो स्टार्च का ही तो टेस्ट था। तो इसलिए जो स्टार्च होता है वो नीला रंग इसलिए देता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। लेकिन क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या पूछा है? सेलुलोज क्यों नहीं आयोडीन के साथ नीला रंग देता? इसलिए नहीं देता क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता तो आयोडीन अणुओं को पकड़ कर नहीं रख सकता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है वह कौन सा सूक्ष्म पोषक है। तो पहले आप लोग हर एक छोटी छोटी बातों को अंडरलाइन करना सीखिए। वह कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या इसका दूसरा नाम है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए हमारे पास 3 तत्व जिम्मेदार हैं। इन 3 तत्वों के अलावा और कोई भी नहीं है जो फोटोलाइसिस के लिए जिम्मेदार हो तत्वों में। तो देखो, इसे कैसे याद करेंगे? मन, 3 एलिमेंट है हमारे पास। मन, आप लोग बोलेंगे मन कौन सा एलिमेंट है? अभी देखते हैं। कल, आप बोलेंगे कल कौन सा एलिमेंट है? का। मन कल का, यानी कि Mn। कल यानी क्लोरीन, और का यानी कैल्शियम। ये 3 तत्व हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए जिम्मेदार। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये 3 तत्व स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए जिम्मेदार तो हैं, लेकिन इनमें से आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को पढ़िए। प्रकाश जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक कौन है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीज। तो क्या आप लोगों ने मैग्नीज इसका आंसर लगाया? मैग्नीज गलत है। मैग्नीज का सिंबल होता है Mg। तो मैंने Mg तो नहीं बताया, मैंने तो मैग्नीज बताया था। ये देखो मैग्नीशियम है, सॉरी, मैंने अगर मैग्नीज बोला होगा तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है। मैंने क्या बोला था? मन, कल
का, यही 3 एलिमेंट जो होते हैं यही जिम्मेदार होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए। पर यहाँ मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम नहीं होगा, इसका सेकंड आंसर होगा मैग्नीज। याद रखना, फोटोलाइसिस या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए, पानी को तोड़ने के लिए 3 एलिमेंट मन, कल, गा जिम्मेदार हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ये क्या है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग उन जीनों पर ध्यान, उन सभी जीन जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं, जो आरएनए के रूप में हमें दिखाई देते हैं, उनके बारे में जो हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं ना, उसे ही बोलते हैं EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, वायुमंडल में वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट, राइट, डॉप्सन यूनिट। अब उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर रहे होंगे। हमारा 6वां क्वेश्चन है 106, ग्लाइकोलाइसिस में ATP का उपयोग 2 चरणों में होता है। जी बिल्कुल सही है, 2 चरणों में होता ही है। NCERT ग्लाइकोलाइसिस उसमें दिया ही है 2 चरणों में होता है। तो अब बात करते हैं, ये तो सही है। पहले ATP का यूज़ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और दूसरी बार जो ATP का यूज़ होता है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में परिवर्तन के लिए होता है। जी ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। कैसे पता करें एक्सप्लेनेशन है या नहीं? सेकंड वाले क्वेश्चन को पढ़िए, इसलिए इसका उपयोग 2 चरणों में होता है, ये बता दिया। अब यहाँ पे लगाइए, इसलिए इसका ग्लाइकोलाइसिस का उपयोग 2 चरणों में होता है। हाँ ये तो करेक्ट बैठ रहा है, तो इसका मतलब इसलिए ये सही व्याख्या है, इसका आंसर सेकंड होगा। इसी के लिए साथ बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। एक बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है उसमें हम लोग ATP लेते हैं, राइट, ATP का उपयोग होता है। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, इसमें ATP का यूज़ नहीं होता है। जबकि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है ना, उसमें ATP का यूज़, उसमें हम लोग ATP लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया। तो अब हमें बताओ, ATP हम लेते हैं मतलब मांगते हैं, तो ATP हम देते किस में हैं? तो ये आप मुझे कमेंट में बताओ, फिर इसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगी। 7वां क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे पॉज कर करके। इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा रंजित DNA को UV विकिरण में अनावृत करने पर कैसा रंग दिखाई देता है? चमकीली नारंगी रंग, ये रहा इसका आंसर, चमकीली नारंगी रंग। अब बात करते हैं ईविल क्वार्टेट, जिसे चांदाल चौकड़ी भी कहते हैं। ईविल क्वार्टेट में से किसे जाति विलोपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है? तो अगर हम उसका घर ही नष्ट कर देंगे, यानी उसका हैबिटाट नष्ट कर देंगे, तो वो रहेगा कहाँ? तो ये तो सबसे मेन कारण हो गया। इसका आंसर है सेकंड, राइट। और को एक्सटेंशन का मतलब यानी स्वविलुप्ति का मतलब होता है ये नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा, यानी तू नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगा। इसमें ऐसे कंडीशन चलता रहता है। और विदेशी जातियों के आक्रमण में, जैसे कि 500 वर्ष पूर्व स्टीलर सी काऊ पैसेंजर पिजन, ये सब विलुप्त हो गए। ये सब विदेशी जातियों के आक्रमण में आते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर का विभाजन शामिल है? तो क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सी अवस्था में? तो इसका आंसर है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर का
डुप्लीकेशन होता है। लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे एनाफेज 1 में क्या होता है? क्या एनाफेज 1 में भी डुप्लीकेशन होता है क्या? सोचिए, बताइए जरा मुझे। तो देखिए, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं भाई साहब, एनाफेज फर्स्ट। हालांकि इसमें एनाफेज 2 ही दिया था, एनाफेज फर्स्ट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, पर फिर भी ये देखो एनाफेज 2 आ गया, तो क्या पता अगले साल एनाफेज फर्स्ट भी आ जाए। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, जबकि जो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये होता है हमारा क्रोमेटिड। यहाँ पे जो होता है इसे बोलते हैं काइनेटोकोर, ये डिस्क शेप होता है काइनेटोकोर। तो एनाफेज फर्स्ट में जो होता है सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़ी रहती है, लेकिन एनाफेज 2 में ये सब सेंट्रोमियर जो होता है ये विभाजन हो जाता है इसका भी, राइट। अगला क्वेश्चन है, गहरे पानी में, गहरे जल में मतलब गहरे जल वाले चावल में कौन सा हार्मोन इंटरनोड इलॉन्गेशन यानी इंटरनोड या पेट्योल इलॉन्गेशन को में मदद करता है? विच हार्मोन प्रमोट मतलब बढ़ावा देता है इंटरनोड पेट्योल इलॉन्गेशन इन डीप राइस वाटर? तो इसका आंसर होगा इथिलीन, है ना। ये इथिलीन में और कौन, इथिलीन में क्या क्या होता है? इथिलीन जो होता है मैंगो में पुष्पन को प्रेरित करता है भाई साहब। ये आप लोग NCERT अपनी देख लेना, उसमें लिखा होगा आम में पुष्पन को प्रेरित करता है। यही इथिलीन जो है क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। यही जो इथिलीन है ये फलों को भी पकाता है। ये गैसेस PGR है, इसके जो एक्वस फॉर्म होता है इसे हम इथेफॉन बोलते हैं, राइट। अब पढ़ते हम 11वां क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर रहे होंगे पॉज करके। एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच रिकॉम्बिनेशन की आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी में माप कर गुणसूत्र पर उसकी स्थिति का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था स्टर्टी-वार्ड ने। इन्होंने ही जेनेटिक मैप की खोज की थी। जहाँ पे हमें मैप दिख रहा है, ये माप मतलब ये देखो मैप, जहाँ भी मैप आ जाए तो अल्फ्रेड स्टर्टी-वेन। ये जो अल्फ्रेड स्टर्टी-वेन है ये मॉर्गन के स्टूडेंट हैं। मॉर्गन जो है इनके गुरु हैं अल्फ्रेड स्टर्टी-वेन। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो उम्मीद है बच्चे बताना चाह रहे होंगे इसका आंसर। इसका आंसर मॉर्गन ही है। तो वो तो मैंने अपने मन से पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने ATP और NADPH की आवश्यकता होती है? तो हम सभी जानते होंगे कि केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल की बात चल रही है यहाँ पे, C3 साइकिल की, राइट। हम लोग जानते हैं C3 साइकिल में ही फोटो रेस्पिरेशन होता है, राइट। तो हम केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक मतलब कि C6H12O6 के एक अणु के संश्लेषण के लिए हमें कितने ATP और NADPH की ज़रूरत है? हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें 6 बार CO2 चाहिए, राइट, एक ग्लूकोज बनाने के लिए, और 2 बार हमें चाहिए और यानी कि हमें चाहिए 18 ATP और 12 NADPH2, राइट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या आप लोगों का आंसर सही हो रहा है? अच्छा, मुझे बताइए कि C4 साइकिल का दूसरा नाम क्या है? C3 साइकिल का दूसरा नाम था केल्विन साइकिल। उसी प्रकार मुझे बताइए C4 साइकिल का दूसरा नाम क्या है? उम्मीद है आप लोग बता पा रहे होंगे। तो C4 साइकिल का दूसरा नाम है हैच/पाथवे।
तो देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिए 3, 2, 1। देखो 3 ATP लगते हैं केल्विन साइकिल में। पहले ध्यान से देखो, एक ग्लूकोज बनाने के लिए मतलब कि एक ग्लूकोज मतलब एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमें लगते हैं 3 ATP। एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमें लगते हैं 2 NADPH और 2 NADPH2। और एक CO2 को फिक्स करने के लिए मतलब ये एक CO2 को फिक्स करने के लिए बात चल रही है, राइट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है 3, 2, 1 पूछा गया है। ये 2019 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP लगते हैं। तो कितने ATP लगते हैं? 3 ATP लगते हैं। अगर 2 NADPH2 को फिक्स करने के लिए मतलब कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने NADPH2 लगते हैं? 2। तो इसी प्रकार एक 6 बार जो CO2 होती है तो उससे एक ग्लूकोज मिलता है। तो इनमें हम लोग 6 का गुणा कर देते हैं, यानी 6 दूनी 12, यानी एक ग्लूकोज से कितने NADPH2 बने? 12। और इसी में भी 6 का गुणा कर देते हैं तो 6 तिया 18, यानी एक ग्लूकोज में हमें 18 ATP मिलते हैं, राइट। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यूकैरियोटिक में अनुलेखन में RNA पॉलीमरेज 3 की क्या भूमिका है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं RMT राजस्थान मेडिकल टेस्ट 1, 2, 3, यानी कि RNA पॉलीमरेज फर्स्ट से बनता है हमारा rRNA, RNA पॉलीमरेज सेकंड से बनता है हमारा mRNA, RNA पॉलीमरेज थर्ड से बनता है हमारा tRNA। इसने बोला है कि RNA पॉलीमरेज थर्ड से क्या बनता है, तो हमने बोला tRNA। तो देखो भाई tRNA किस ऑप्शन में दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन में, राइट। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। देखो फेबेसी की बात करते हैं। फेबेसी जिसमें दालें आती हैं, राइट। फेबेसी कुल सोलेनेसी और लिलिएसी से भिन्न है, जानते हैं भिन्न। फेबेसी में एंथर जो होता है 9+1 के अरेंजमेंट में होता है, राइट। सोलेनेसी में 5-5-5 चलता है और लिलिएसी एक मोनोकोट की फैमिली होती है। तो ये भिन्न है। पुंकेसर के संदर्भ में फेबेसी के उन लक्षणों को चुनिए जो सोलेनेसी और लिलिएसी में नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखना फेबेसी में डाइडेल्फस कंडीशन होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है P, यानी मटर में क्या होता है? डाइडेल्फस होता है। पॉलीडेल्फस किस में होता है? सीट्रस में होता है। और मोनोडेल्फस किस में होता है? चाइना रोज में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फेबेसी। इसमें मटर ही तो आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विसंखी द्विकोष्ठी परागकोश। ये देखिए द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। भाई साहब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैकाइटीन में बनता है, राइट। पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल लगता है और इसके लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हाल ही का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए। GPP-R बराबर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर R क्या है? R है हमारा रेस्पिरेटरी लॉस, श्वसन हानि। अब PS सेकंड में अभिक्रिया का मतलब जो भी है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितने पर होता है। तो इसकी मेरे पास एक ट्रिक है, तो ध्यान देना। ट्रिक की बात करते हैं हम लोग। देखो भाई साहब क्लास में 2 बच्चे थे, एक फर्स्ट आया था और एक सेकंड आया था। एक क्या आया था? फर्स्ट आया था, एक सेकंड आया था। जाहिर सी बात है जो फर्स्ट आएगा उसके ज़्यादा नंबर आए होंगे 700, जो सेकंड आया था उसके 680, यानी कि थोड़े 20 नंबर कम रह गए। तो PS फर्स्ट आया था तो उससे बोला गया भाई साहब आपको हम लोग दोनों में मतलब कि स्टोमा में भी घूमने का मौका देते हैं और ग्रेना में भी घूमने का मौका देते हैं और ग्रेना लैमली में भी। इसे बोलते हैं भाई साहब आप सिर्फ ग्रेना में घूमो। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि जो सेकंड आया है, सेकंड कितने नंबर आए मतलब कम नंबर आए, तो 680 नैनोमीटर, राइट आंसर। पूछा गया है अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ, मतलब कि विश्वसनीय प्रमाण
किसने दिया था, बताओ। क्या आप लोग बता पा रहे हैं? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। बताइए, ग्रिफिथ ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, रूपांतरित सिद्धांत। और विल्कन और फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे काम किया था, राइट। एवरी मैक्लिओड एंड मैकार्थी ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने लेकिन सबसे पहले जो सारी दुनिया ने एक सुर में बात मानी वो किसकी बात मानी थी, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस की। अगला क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन को तरुण शंकुधारी पादपों पर छिड़कने से परिपक्वता जल्दी आ जाती है? तो इसका आंसर है GA। और हम लोग जानते हैं जो जिब्रेलिक एसिड है ये अम्लीय है, राइट। और GA3 जो है इनमें सघनता से खोजे जाने वाला है, राइट। ये देखो, कॉर्न कॉब में फुंदले टेसल का क्या कार्य है, मतलब फंक्शन ऑफ टेसल। जो मक्का होता है, मक्का, ये मक्का मैंने बनाया मान लो, इसमें जो मक्के में जो रस्सियाँ निकली रहती हैं वो क्या काम करती हैं, तो भाई साहब पराग कणों को पकड़ती हैं भाई साहब ये, राइट। अगला क्वेश्चन है कि पुनियोगज डीएनए तकनीक में शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है तो उसमें क्या होता है, डीएनए प्रेसिपिटेट आउट होता है, डीएनए निकलता है, राइट। तो इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे।